अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज के हमारे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो लेक्चर है हमारा, आज के इस लेक्चर में हम जो है ना इंशाल्लाह स्विच केस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो है ना इफ एल्स को, नेस्टेड इफ को, एल्स इफ को डिस्कस किया था। होप सो आप लोगों ने उनके असाइनमेंट्स जो है ना वो कर ली होंगी कंप्लीट। और अब इंशाल्लाह आज हम स्विच केस को देखेंगे और इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स, कुछ टास्क असाइन करूँगा, आप लोगों ने वो भी परफॉर्म करने हैं। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, किसी किस्म का कोई मसला होता है, तो हर वेडनेसडे को हमारी क्लास इंशाल्लाह हुआ करेगी 10 बजे, ठीक है। जूम पर हम एक मीटिंग किया करेंगे जिसके अंदर आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मसाइल हैं या आप लोगों के कोई क्यूरीज हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको उनका आंसर किया करूँगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर स्विच केस से। कि स्विच केस हम स्विच केस में अगर हमें कोई प्रोग्राम लिखना पड़ता है या हम लिखते हैं तो किस तरह से प्रोग्राम लिखा जाता है। इससे पहले मैं आपको जो है ना स्विच केस का जनरल सिंटैक्स बताता हूँ, जैसे कि मैं प्रीवियस कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में भी आपको बताता आया हूँ। पहले जनरल सिंटैक्स हम करते थे, देन उसके बाद उसके एक एग्जाम्पल सॉल्व करते थे। सिमिलरली आज भी हम वैसे ही करेंगे, लेकिन आज हम एक एक्स्ट्रा चीज़ भी साथ करेंगे कि मैं स्विच केस का आपको फ्लो चार्ट भी डिज़ाइन करना सिखाऊंगा कि स्विच केस अगर आपके पास आता है तो आप उसका फ्लो चार्ट किस तरह से बनाते होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जनरल देखते हैं कि जनरली स्विच केस की स्टेटमेंट किस तरह से काम करती है, किस तरह से हम उसको लिखते होते हैं। आज हम स्विच केस को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्विच केस का जो जनरल सिंटैक्स होता है वो ये होता है, स्विच, और उसके बाद हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते होते हैं, ठीक है। देन इसकी बॉडी स्टार्ट, स्विच की बॉडी जो है ना हम हमेशा एक्सप्रेशन के बाद स्टार्ट करते होते हैं। देन उसके बाद हम क्या करते होते हैं, केस लिखते होते हैं। केस ही बेसिकली हमने क्या करने होते हैं, कंपेयर करवाने होते हैं, मैच करवाने होते हैं कि जो हमारे पास केस है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि एक्सप्रेशन के अंदर की वैल्यू जो होती है हम वो केस के थ्रू मैच करवाते होते हैं। किस तरह, वो अभी हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगी। केस के बाद क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ये होता है मेन एक्सप्रेशन और उसके बाद हमारे पास आता है कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि अक्सर बच्चे ना एक मिस्टेक कर देते हैं कि केस के बाद कांस्टेंट एक्सप्रेशन तो लिख देते हैं लेकिन ये कॉलन्स लगाना भूल जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि कॉलन्स लगाना मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसकी वजह से फिर आपके पास एरर्स आते हैं अगर आप ये नहीं लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट्स होंगी, ठीक है, जो भी आपने स्टेटमेंट्स लिखनी होगी। देन अगर आप चाहते हैं, ये जो ब्रेक होता है ये ऑप्शनल होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके बाद इसको टर्मिनेट कर देना है, स्विच केस की स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देना है, तो देन आप उसको यहीं से टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टर्मिनेट नहीं करना तो आप यहाँ पर बेशक ब्रेक की स्टेटमेंट मत लगाएं। तो मैं यहाँ पे कमेंट के तौर पे लिख भी देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, ऑप्शनल है, ताकि आप जब भी ये वीडियो देखें तो आपको अगर आप इनको कोई इनके प्रॉब्लम है वॉइस के हवाले से, आप वॉइस सही क्लियर अगर आपको नहीं भी आ रही तो आप यहाँ से देख के समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये ऑप्शनल स्टेटमेंट है हमारे, इनके ऑप्शनल होता है हमारे पास ब्रेक। और उसके बाद इसी तरह हम क्या करेंगे, नेक्स्ट केस लिखेंगे, कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक हो गया। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट्स, और देन ब्रेक। अगेन ये ऑप्शनल होता है, ठीक हो गया। अप टू सोन जितने भी आपने केस, अगर हम इसे केस 1 का नाम दे देते हैं, इसे केस 2 का, अप टू सोन केस एन तक आप जो है ना वो लिख सकते हैं। और एन केस एन होंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनके केस एन कर देते हैं, आगे ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन भी हमारे पास एन कांस्टेंट एक्सप्रेशन हो जाएंगे। ठीक है जी। और उसके बाद एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हो जाएंगी। मैं इसको ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ एन। ये फंक्शन नहीं है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये कोई फंक्शन
नहीं है, कतन ये फंक्शन नहीं है। जस्ट मैंने एन के लिए लिखा है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन इस हवाले से होती है तो मैं फिर इसे रिमूव कर देता हूँ। मैं यहाँ पर अंडरस्कोर लगाता हूँ कि स्टेटमेंट्स एन स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रेक लगा देंगे। यहाँ पर हमारे पास ब्रेक अगेन ये ऑप्शनल है। ब्रेक कहीं पर भी आप लगा रहे हैं अगर केस के बाद, किसी भी केस के बाद, तो वो ज़रूरी नहीं है कि हर केस के बाद आप ब्रेक लाजमी लगाएं। हो सकता है कि आपने एक से ज़्यादा केसेस को चेक करवाना हो। आपके जो आप इनके सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम कोई बना रहे हैं, कोई भी सेक्शन पे एक प्रोग्राम जो डिज़ाइन करें किसी भी सेक्शन में, किसी भी मॉड्यूल में, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको हर केस के अंदर ब्रेक की ज़रूरत पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि 2 से 3 केसेस इकट्ठे हों और उसके अंदर से आपको जो है ना उसमें हर केस के बाद ब्रेक नहीं लगानी। जस्ट आपने कोई एक केस के बाद जो है ना ब्रेक चेक करना है, तो देन आप उस केस में सिर्फ वहीं पर ब्रेक लगाएंगे जहां पर आपको ज़रूरत है। अदरवाइज बाकी जगहों पे ब्रेक का जो हमारा स्टेटमेंट होगी हम ये नहीं लिखेंगे। इसके बाद जब हम केसेस सारे लिख लेते हैं तो इसके बाद जो नेक्स्ट काम होता है वो होता है डिफ़ॉल्ट। कि अगर सारे केसेस फॉल्स हो जाते हैं, जैसे इफ एल्स में हमने पढ़ा था कि पहले अगर मल्टीपल इफ की हम बात करें, जो आप प्रीवियस लेक्चर अगर आप थोड़ा सा अगर आपने देख ली है तो जब हम इफ एल्स की बात करते हैं, सिंपल इफ एल्स की, ठीक है, तो मल्टीपल इफ जब हमने लगाए थे तो लास्ट में सिंगल एल्स लगाया था। उसमें क्या किया था कि अगर सारे के सारे इफ फॉल्स हो जाते हैं तो लास्ट में कौन एग्जीक्यूट होता है? एल्स एग्जीक्यूट होता है। सिमिलरली स्विच केस में भी अगर सारे के सारे केसेस फॉल्स हो जाएंगे तो लास्ट में जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो कौन सी होगी? डिफॉल्ट की होगी। अच्छा, डिफॉल्ट भी बेसिकली क्या है? ऑप्शनल होता है। जिस तरह एल्स ऑप्शनल होता है ना वहाँ पे, कि अगर आप एल्स नहीं भी लगाते तो कोई इशू एज सच नहीं है। इसी तरह यहाँ पर स्विच के केस में डिफॉल्ट जो होता है वो ऑप्शनल होता है। अगर आप लगा लेंगे तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको डिफॉल्ट स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, हर सूरत कोई ना कोई कंडीशन ज़रूर मैच कर रही होगी, देन बेशक आप डिफॉल्ट की स्टेटमेंट ना लिखें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद जो है ना डिफॉल्ट स्टेटमेंट आएगी तो मैं यहाँ से जो है ना यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आप डिफॉल्ट स्टेटमेंट, और डिफॉल्ट स्टेटमेंट के बाद हमारे पास कोई एक्सप्रेशन किसी किस्म का भी नहीं होता, उसमें डायरेक्ट हम कॉलन लगा देते हैं और उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट जो हमें लिखनी होती है वो लिख देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर स्टेटमेंट्स आ जाएंगी और यहाँ तक हमारा स्विच केस कंप्लीट हो गया। अब अगर आप देखें तो हमने यहाँ से स्विच केस की बॉडी स्टार्ट की थी, तो अब क्लोज भी तो करनी होगी ना। तो क्लोज कब होगी? डिफॉल्ट के बाद। तो यहाँ से ये स्टार्ट होगी और यहाँ पर क्लोज होगी। अब ये स्विच केस का जनरल सिंटैक्स जो है ना वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जांपल के थ्रू अगर हम इसको लिखें तो हम किस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं इसे नीचे ही लिख देता हूँ डिफॉल्ट को, ताकि आपको जो है ना साथ ही कंपेरिजन करवा दूँ मैं कि किस तरह से जो है ना वर्क करता है। तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट्स, और ये हमारे पास क्या हो गया? स्विच की स्टेटमेंट क्लोज होगी। ठीक है, अब आपको ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। हम अभी काम करते हैं कि यहाँ पर एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, एग्जांपल के बाद ना हम फ्लो चार्ट भी इसका थोड़ा सा देखेंगे कि फ्लो चार्ट किस तरह से हम जो है ना डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी जनरल का हम फ्लो चार्ट, मैंने इसलिए इसको रिमूव नहीं किया कि मैं जनरल का आपको फ्लो चार्ट बनाना सिखाऊंगा और उसके बाद जो मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ इसका फ्लो चार्ट आप लोग मुझे बनाकर जो है ना वो सेंड करेंगे और कुछ प्रोग्राम्स मैं आपको दूंगा। वो प्रोग्राम्स भी आपने स्विच केस में बनाने हैं और उनके फ्लो चार्ट्स भी डिज़ाइन करके आपने क्या करना है, मुझे सबमिट करवाने हैं। इससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इन केस अगर आपसे कोई इनके फ्लो चार्ट डिज़ाइन नहीं होता या आपसे किसी प्रोग्राम में को लिखने में, किसी प्रोग्राम के बनाने में कोई इशू हो जाता है, कोई मसला आपको दरपेश होता है, तो देन हम जो हमारे लाइव सेशंस हैं हम उसमें इंशाल्लाह उनको डिस्कस कर लेंगे। ऐसे घबराना नहीं है, लेकिन आपने कोशिश ज़रूर करनी है। परेशान नहीं होना कि जी अब मुझसे नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं, कैसे सॉल्व करूं। तो इस हवाले से किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं लेनी आपने, आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह हम जो अपने लाइव सेशंस होंगे उनमें जो है ना आपकी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बना लेते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी ग्रेड कैलकुलेट करने की, इफ एल्स में भी दी थी, नेस्टेड इफ में भी दी थी और एल्स इफ में भी दी थी। आज हम ग्रेड कैलकुलेट स्विच केस के थ्रू कर लेते हैं कि अगर हमने ग्रेड कैलकुलेट करने हैं तो स्विच केस के थ्रू हम ग्रेड किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। बल्कि एक काम करते हैं, आज हम ग्रेड कैलकुलेशन के बजाय ग्रेड पे कमेंट्स करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लेंगे, वो आप लोगों के लिए ऐसा कोई मसला नहीं हो, क्योंकि आप तीनों में, इफ एल्स में भी, नेस्टेड इफ में भी और एल्स इफ में भी वो प्रोग्राम बना चुके हैं।
सारी लॉजिक वही है, जस्ट क्या होगा थोड़ा सा चेंज आएगा, वो आप इजीली जो है ना ग्रेड कैलकुलेट कर लेंगे। हम जो है ना अभी देख भी लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, मैं दोनों स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, ग्रेड कैलकुलेट भी हो जाए और साथ कमेंट्स भी आ जाए, ठीक है। तो आपके लिए थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा कि आप इजीली जो है उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वही सारा सिंटेक्स हमारा वही है। अच्छा थोड़ा सा मैं छोटा करके लिख रहा हूँ क्योंकि जो है ना ताकि बोर्ड पे जो है ना यहाँ पर इस साइड पर ये पूरा आ जाए। तो अगर आपको व्यू क्लियर ना आ रहा हो तो आप जो है ना मुझे बता दीजिएगा, इसकी पिक्चर भी जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग इजीली जो है ना इसको व्यू कर सकें। अब देखें मैंने डायरेक्टली क्या किया, एक स्टेटमेंट लिख दी, एंटर आ ग्रेड, प्रिंट करवा दिया। अब इससे पहले हमेशा मैं अपना जब भी आपको समझा रहा होता हूँ, कोई भी स्टेटमेंट समझा रहा होता हूँ, तो हमेशा मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली ये लिख देता हूँ। इससे पहले एक स्टेप है, थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करें तो वो स्टेप क्या है, हम क्या मिसिंग कर रहे हैं। इससे पहले जो स्टेप है वो कौन सा स्टेप है जो हम मिस कर रहे हैं, जो हम इनके यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप माइंड पे जोर डालें तो क्या हो सकता है, वो कुछ याद आया नहीं आया? चलिए मैं बता देता हूँ। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने मैसेज क्या प्रिंट करवाया, एंटर आ ग्रेड। तो ग्रेड क्या होते हैं, ए बी सी डी की फॉर्म में होते हैं, विच मीन्स कोई ना कोई वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना होगा जिसके अंदर हम उसको स्टोर करवाएंगे ग्रेड को, और उसकी बेस पर फर्दर बताएंगे, कमेंट्स करेंगे कि अगर इस बच्चे का ये ग्रेड है तो फिर इसका इनके परफॉर्मेंस कैसी है, अच्छी है, एक्सीलेंट है, गुड है, बैड है, किस किस्म की उसकी जो है ना परफॉर्मेंस रही। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर डेटा टाइप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर ए बी सी डी सिंगल कैरेक्टर है। तो जब कैरेक्टर होता है, सिंगल कैरेक्टर होता है, तो मैंने आपको बताया हुआ है वेरिएबल्स, जब मैंने आपको समझाए थे तो मैंने आपको बताया था कि सिंगल कैरेक्टर के केस में हम क्या डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं, कैरेक्टर, जिसको आप 4 भी बोलते होते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, कैरेक्टर लिख लेते हैं, कैरेक्टर, और उसके बाद इसका नाम रख लेते हैं कि कैरेक्टर का सपोज हमारे पास ग्रेड नाम रख देते हैं इसका, ठीक है। तो ये हमने कैरेक्टर डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया और इसका नाम क्या रख दिया, ग्रेड रख दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यूजर सेंटर करवा लेते हैं। यूजर सेंटर करवा लेते हैं ग्रेड। तो ये हमारे पास यूजर ने जो ग्रेड एंटर किया उसको हमने कहाँ पे स्टोर करवा दिया, ग्रेड के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने चेक करना है स्विच केस के थ्रू। अब हम यहाँ पे स्विच केस लगाएंगे और उसके थ्रू हम चेक करेंगे कि जो ग्रेड उसने एंटर किया है यूजर ने, वो ग्रेड को, उस ग्रेड के बिहाइंड उसको किस किस्म के कमेंट मिलने चाहिए, ठीक है। तो जब हम किसी भी इंस्टीट्यूट का सपोज हम अगर एग्जाम्स का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उस पर रिजल्ट जो हो जाए ना, हम उसके टोटल मार्क्स कैलकुलेट करके रिजल्ट कार्ड अगर उसका आप बना रहे हैं उस सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो आप वहाँ पर भी स्विच केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ एल्स तो इस्तेमाल होगा ही, जब आप मार्क्स कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वहाँ पर उस हिसाब से फिर वो ग्रेड कैलकुलेट करेगा। इफ एल्स का इस्तेमाल करके आप ग्रेड कैलकुलेट कर लेंगे। ग्रेड कैलकुलेट करने के बाद आप उस ग्रेड के फिर फर्दर जो है ना कमेंट्स भी कर सकते हैं कि अगर ये ग्रेड आ रहा है, इफ एल्स से करना चाहें इफ एल्स से कर लें, स्विच केस से करना चाहें स्विच केस से कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो अभी आज हम जो देख रहे हैं वो स्विच केस है, तो हम स्विच केस से इसको करके देखते हैं। स्विच, तो स्विच के अंदर हमने क्या पास करना है, ग्रेड पास करना है। एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बनेगा, अब ग्रेड एक्सप्रेशन बनेगा। तो ग्रेड हमारे पास क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। तो अब देखें स्विच और साथ एक्सप्रेशन, उसके बाद क्या हो जाएगा, स्विच की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। अब हमारे पास क्या चीज़ आनी है, केस आना है, केस 1। मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, 1 2 n को जो है ना मैं आप रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि आपको क्लियर हो चुका है कि किस तरह से काम कर रहा है। तो जितने भी केसेस आपने बनाने होंगे आप इस तरह से बना सकते हैं। तो हम केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस हम बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट केस में हम क्या चीज़ चेक करेंगे,
बच्चे ना यहाँ पर भी अक्सर मिस्टेक करते होते हैं कि जब वो ग्रेड कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, तो वह यहाँ पर वो ये मिस्टेक करते होते हैं कि कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो पास करना होता है ना, वो इसी को पास कर देते हैं, एक्सप्रेशन को। एक्सप्रेशन जो है ना वो कांस्टेंट एक्सप्रेशन नहीं है। कांस्टेंट एक्सप्रेशन बेसिकली इसके अंदर की वैल्यू होती है, क्योंकि वो फिक्स है। ए जो ग्रेड है, अब ए ग्रेड क्या है, कांस्टेंट है ना, फिक्स वैल्यू है कि एक ग्रेड अगर किसी का एक बच्चे का या 2 बच्चों का, 3 बच्चों का या 10 बच्चों का ए ग्रेड आ रहा है, तो ए ग्रेड का मतलब क्या है, यहाँ पर वो फिक्स है, और उसके बिहाइंड जो कमेंट्स होंगे वो भी फिक्स कर देंगे हम। बी ग्रेड है या सी ग्रेड है, उसके बिहाइंड भी कमेंट इस तरह से फिक्स हो जाएंगे। सो सिमिलरली हमारे पास बाकी जितने भी ग्रेड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कांस्टेंट एक्सप्रेशन अब क्या होगा, यहाँ पर ए होगा। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास एक कैरेक्टर है। अगर तो यहाँ इंटीजर वैल्यू होती है तो हम जस्ट के 1 लिख देते या 2 लिख देते या 3 लिख देते, लेकिन कैरेक्टर है तो कैरेक्टर हमेशा क्या होता है, एक तरह से स्ट्रिंग टाइप होती है। तो हमारे पास क्या होगा, सिंगल कोट्स के अंदर हम इसको लिखेंगे, सिंगल कोट्स के बगैर नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा टास्क क्या है कि हमने कॉलम्स भी लाजमी लगाने हैं। अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि अगर तो उसका ए ग्रेड है तो देन हम क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, एक्सीलेंट लिख देते हैं हम जस्ट, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा करूँगा तो स्टेटमेंट बड़ी हो जाएगी। एक्सीलेंट मार्क्स, ठीक है जी, ये हम प्रिंट करवा देते हैं स्क्रीन पर। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, अब अगर हमने जस्ट बाकी किसी का कोई ग्रेड चेक नहीं करवाना कि अगर किसी बच्चे का ए ग्रेड आ गया तो बस एक्सीलेंट मार्क्स जो है ना वो प्रिंट कर दे, हमने आगे मूव नहीं करना, देन तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेक की स्टेटमेंट लगा देंगे। लेकिन अगर मुझे आगे भी मूव करवाना है इनके, मैं चाहता हूँ कि ये चेक होगी या अगले भी चेक हों, तो ऑब्वियस ही बात है अगले जो है ना वो मीट नहीं करेंगे, तो उस केस में डिफॉल्ट भी फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये होता है लॉजिकल एरर बेसिकली। मैंने आपको एरर्स बताए हुए हैं कि सिंटैक्स एरर होता है, लॉजिकल एरर होता है, 2 बेसिक एरर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। रन टाइम एरर भी होता है हमारे पास, लेकिन हम मोस्टली जो फोकस होता है, ज़्यादातर जो हमें एरर्स फेस करने पड़ते हैं वो कौन सा होता है, या सिंटैक्स एरर होता है या लॉजिकल एरर होता है। और रन टाइम पे ही हमें, क्योंकि जब हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं तो हमें रन टाइम पे ही पता चलता है कि इनमें से किस किस्म का एरर आ रहा है। तो इस केस में जिससे अभी अगर आप यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाते और आप इसको फर्दर आगे बाकी केसेस लिख कर फाइनली डिफॉल्ट की स्टेटमेंट लिख देते हैं, तो उसका मतलब ये होगा कि आपने यहाँ पर लॉजिकली एक मिस्टेक की और उसकी वजह से आपके पास डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगी। ये तो एग्जीक्यूट होगी सो होगी, इसके साथ डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो हमें डिफॉल्ट एग्जीक्यूट नहीं करवानी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रेक लगा देंगे। अगर वो उसका ए ग्रेड है तो ये मैसेज प्रिंट करवाए और उसके बाद यहीं से प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे, स्विच केस को, स्विच स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर दे। उसके बाद क्या हमारे पास केस बी है, तो केस बी के लिए हम क्या करेंगे, गुड मार्क्स, देन अगेन ब्रेक, और उसके बाद केस सी की बार कर लेते हैं। तो हम कहते हैं ये एवरेज, क्योंकि सी ग्रेड ऐसा इतना बुरा भी नहीं होता, लेकिन बहरहाल हम अभी कह देते हैं कि सी ग्रेड क्या है, एवरेज है। तो यहाँ तो हम कहेंगे कि बैड मार्क्स हैं ये, कि डी ग्रेड इज नॉट अ गुड ग्रेड। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बैड। और उसके बाद हमारे पास केस एफ, एफ का मतलब फेल है बच्चा। क्योंकि वो बहुत बुरे मार्क्स ले रहा है, इसी वजह से वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा देंगे
ठीक है जी, यहाँ तक कि हमारे पास केसेस हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमने क्या करना है, डिफॉल्ट की स्टेटमेंट। तो डिफॉल्ट हम जो है ना वो यहाँ पर लिख लेते हैं। डिफॉल्ट के केस में क्या होगा, इसके अलावा अगर कोई उसका ग्रेड आ रहे हैं तो देन अव्वल तो आएंगे नहीं, लेकिन अगर फिर भी तो हम इनवैलिड रिजल्ट प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद डिफ़ॉल्ट के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के बाद क्या हमें ब्रेक लगाने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट का मतलब ऑटोमेटिकली यही होता है कि इसके बाद एक स्विच स्टेटमेंट ने क्या होना है, टर्मिनेट हो जाना है, ख़त्म हो जाना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके स्विच केस को क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद हम क्या कर देंगे, फाइनली प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा स्टेटमेंट इसलिए लिख रहा हूँ कि क्योंकि आगे बोर्ड पे जगह नहीं है। तो वरना जैसे हमने पहले इफ में किया था कि हम इसी एक ही स्टेटमेंट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जितना भी आगे बढ़ाना चाहें कंकैटिनेशन के थ्रू हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि जगह अवेलेबल नहीं है तो मैं इसलिए इसको अलग से सी आउट की स्टेटमेंट लिखकर इसमें लिख रहा हूँ। तो आप बेशक एक स्टेटमेंट में कर लीजिएगा, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। आप बेशक उसमें एक स्टेटमेंट लिखना चाहें तो एक स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं लाइन ब्रेक नहीं कर रहा तो ऑब्वियस ही बात है कि जो हमारे पास आंसर आएगा वो एक सिंगल लाइन में ही आएगा। योर ग्रेड इज, जो भी ग्रेड होगा वो प्रिंट हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका ये ग्रेड है और उस ग्रेड के लिए इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। जो भी इनमें से हमारे पास होगा वो आंसर हो जाएगा। और उसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे, गेट सी एच का फंक्शन लगा देंगे और ये हमारे पास मेन फंक्शन की जो ब्रैकेट थी ये वाली, ये क्लोज होगी। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास था जो था वो प्रोग्राम था। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें कि एग्जीक्यूट करके देखें कि हमारे पास आउटपुट्स क्या आएंगी और रिजल्ट्स क्या आएंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, प्रोग्राम चलेगा, मेन पर आएगा, मेन से बॉडी में एंटर होगा तो रैम में क्या करेगा, रैम में एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, रैम में क्या होगा, कैरेक्टर डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा जिसका नाम क्या होगा, ग्रेड होगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट यहां पर आएगा और प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर क्या, एंटर आ ग्रेड। और उसके बाद कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, कोई भी ग्रेड एंटर कर देते हैं, सपोज बी ग्रेड एंटर करते हैं हम। तो जैसे मैंने बी एंटर किया, रैम में क्या स्टोर हो जाएगा, जहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर है उसके अंदर क्या हो जाएगा, बी स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा काम हो गया, ग्रेड एंटर हमने चेक कर लिया। उसके बाद जैसे स्विच पे आएगा, स्विच पे आकर ग्रेड की यहाँ पे ग्रेड हमने एज एन एक्सप्रेशन पास कर दिया, तो ग्रेड का वेरिएबल हमने यहाँ पास कर दिया। अब आगे जब केस पे आएगा तो फर्स्ट केस पर आकर वो जो ग्रेड के अंदर की वैल्यू है बी, उसको कंपेयर करेगा। यहाँ पर इस केस में चेक करें कि बी है नहीं है, तो मतलब वो इसके बाद कहाँ आएगा, सीधा यहाँ पर नहीं आएगा। ये वाला सेक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं आएगा, डायरेक्टली क्या करेगा, दूसरे केस पे आएगा। दूसरे केस पे आगे चेक करेगा बी वेरिएबल की वैल्यू और ये केस मैच कर रहे हैं, यस, तो यहाँ पर आएगा और क्या करेगा, प्रिंट करवा देगा गुड मार्क्स। ठीक है जी, गुड मार्क्स प्रिंट करवा दिया। और उसके बाद क्योंकि हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगाई हुई है तो इसके बाद यहां से इस स्टेटमेंट से क्या करेगा, ये इस स्टेटमेंट को, ये इस सेक्शन को ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा और डिफॉल्ट को भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इस सेक्शन को भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, और डायरेक्टली कहाँ जाएगा, स्विच केस से बाहर निकल आएगा। जैसे वो इससे बाहर निकलेगा अब क्या होगा, इस स्टेटमेंट पर आएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, योर ग्रेड इज उसके बाद क्या है, ग्रेड उसका कौन सा है, ग्रेड के वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर है, बी स्टोर है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, बी प्रिंट हो जाएगा और प्रोग्राम देन हमारे पास क्या है,
ये टर्मिनेट हो जाएगा और एट द हमारे पास ये आउटपुट आएगी। रैम में ये प्रोसेस हुआ और स्क्रीन पर ये प्रोसेस परफॉर्म हुआ। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, इसके आउटपुट्स बनानी है, सी के लिए भी, डी के लिए भी, एफ के लिए भी। तो आपने मुझे उनके रिजल्ट्स भी शेयर करने हैं। इसके अलावा वीक डेज वाला जो प्रोग्राम आपने इफ एल्स में बनाया था, उसके अलावा मंथ ऑफ अ ईयर का जो प्रोग्राम बनाया था, वो सारे प्रोग्राम भी आपने क्या करने हैं, स्विच केस के थ्रू अब दोबारा बनाने हैं। और अब हम क्या करते हैं, हम इसका अब हम फ्लो चार्ट, ये जो जनरल हमने लिखा है, जनरल का फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं कि हम फ्लो चार्ट किस तरह से बनाएंगे। तो मैं इसको अब मिटा देता हूँ। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपने इसको नोट डाउन कर लेना और इसके रिलेटेड जो मैंने जो आपको असाइनमेंट्स दी हैं कि वीक डेज और मंथ ऑफ अ ईयर के जो प्रोग्राम थे आपने पहले बनाए थे इफ एल्स में, वही प्रोग्राम स्विच केस के थ्रू भी बनाने हैं। और एक चीज़ का बस थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जब भी आप स्ट्रिंग वैल्यू या कैरेक्टर वैल्यू पास कर रहे होंगे तो हमेशा सिंगल कोड के अंदर होंगी, केस यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं, वीक डेज की जैसे बात करते हैं तो 1 है तो जस्ट 1 ऐसे लिखेंगे, सिंगल कोड फिर नहीं लगाएंगे। अगर आप सिंगल कोड लगाएंगे तो देन आपके पास क्या होगा, एरर आएगा, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है। जबकि ये क्या है, कैरेक्टर डे टाइप थी, इसकी डे टाइप क्या है, कैरेक्टर है, जबकि इसकी डे टाइप क्या होगी, इंटीजर वैल्यू होगी। तो इंटीजर के साथ हम कभी भी सिंगल कोट्स नहीं लगाते, हमेशा स्ट्रिंग या कैरेक्टर के साथ लगाते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा बस ख्याल रखिएगा। और असाइनमेंट जो है ना, कोशिश किया करें कि साथ के साथ करते रहें ताकि आप पर ज़्यादा बर्डन ना हो, क्योंकि एट द एंड जब आप मुझे सारी असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे उसी बेस पर आपके जो है ना फर्दर जो है ना एग्जाम्स भी कंडक्ट होने हैं। तो एग्जाम अगर आप अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मिड एग्जाम में आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सो कोशिश करें साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहें। अब हम इसका फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट जो है ना वो हम किस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, तो अब हम फ्लो चार्ट बनाना देखते हैं कि फ्लो चार्ट हम किस तरह से बनाते होते हैं स्विच केस के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ्लो चार्ट के लिए कुछ अलामतें जो है ना वो याद होनी चाहिए। अगर आपको नहीं याद तो थोड़ा सा जो है ना अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें। हमने फ्लो चार्ट क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, ज़रा अपने रजिस्टर्स दोबारा ओपन करें। मैंने आपको सारी अलामात लिखवाई हुई हैं, जो सिंबल्स हैं सारे सिंबल्स आपको लिखवाए हुए हैं, उनके मीनिंग्स भी बताए हुए हैं। तो आज मैं आपको दोबारा मीनिंग्स नहीं बताऊंगा, आप अपने लेक्चर्स को थोड़ा सा रिवाइज करें और देखें, उसके अंदर मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। आज मैं डायरेक्टली फ्लो चार्ट स्टार्ट करता हूँ। तो जब स्विच केस के अंदर एंटर होते हैं, जैसे ये देखें स्विच केस है ना, स्विच केस में एंटर होते हैं, एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अब डिसीजन मेकिंग वाला काम आ जाता है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए मैंने आपको बताया हुआ है क्या होता है, डायमंड का साइन होता है। तो डिसीजन मेकिंग है तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन क्या है, हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन होगा, लाइक पिछले केस में हमारे पास ग्रेड था तो हम ग्रेड चेक कर लेंगे। ठीक है जी, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। देन इसके बाद क्या होता है, हम स्विच केस में एंटर, इनके स्विच स्टेटमेंट के अंदर एंटर होते हैं तो आगे हमें क्या चीज़ मिलती है, केस मिलते हैं। तो मतलब हमें केसेस के लिए काम करना होगा। हम इसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और क्या करते हैं, हमारे पास ये केस आ जाता है यहाँ पे केस। और केस का क्योंकि ये कोड ब्लॉक होता है, अगर केस ट्रू हो जाता है तो केस के कोड ब्लॉक में जाते हैं हम। सिमिलरली नेक्स्ट केस और उसका कोड ब्लॉक। अच्छा, एक चीज अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कनेक्टर्स भी पढ़ाए थे। जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब भी हम फ्लो चार्ट डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो फ्लो चार्ट के अंदर क्या होते हैं, कनेक्टर्स भी होते हैं। तो कनेक्टर किस काम के लिए होते हैं, दो स्टेटमेंट्स को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए। तो देखें यहाँ पर क्या हम कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्या आपके ख्याल में कि यहाँ पे भी कनेक्टर का इस्तेमाल होना चाहिए? नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्सप्रेशंस है हमारे पास, यहाँ पर हम इनको कनेक्ट करवा रहे हैं, लेकिन इस केस में हम अभी कनेक्ट नहीं करवा रहे। यहाँ पे कोई कनेक्ट नहीं करवा रहे, जस्ट एक्सप्रेशन को चेक कर रहे हैं, केसेस को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो एक तरह से कंडीशन ही चेक हो रही है ना। तो यहाँ पर हम बेसिकली इनके आंसर्स को, जो रिजल्ट है उनको हम कनेक्ट करवा रहे हैं अप टू सोन केस एन। ठीक है ना, ये फर्स्ट केस के लिए था, ये सेकंड केस के लिए, ये एन नंबर ऑफ केसेस के लिए हम क्या है, कोड ब्लॉक इसका आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, ये कनेक्टर हो गया। देन उसके बाद डिपेंड करता है कि आपने यहीं पर इसको ब्रेक कर देना। आपको याद होगा ये ब्रेक के लिए हम अलामत इस्तेमाल करते थे कि हमने अगर उसको टर्मिनेट करवाना है तो हम उसके लिए ये अलामत इस्तेमाल करते थे। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि
डिफॉल्ट, अब डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी तो हमने करनी है ना, उसके बारे में तो बताना है। तो डिफॉल्ट के लिए ये उसका कोड ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, और एट द एंड हमारे पास ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। अब जब एंड हो रही है तो साजिर एंड भी तो करना है ना, स्टार्ट करते हैं तो एंड भी तो करना होता है ना हमने। लाइक अगर मैं इसको, आपको याद हो तो हमने ये अलामतें पढ़ी हुई हैं, स्टार्ट, आगे इनपुट वगैरह का जो प्रोसीजर था वो सारा प्रोसीजर हमने परफॉर्म किया। देन उसके बाद जब स्विच के स्टार्ट होता है तो ये वहां से हम कर रहे हैं, हम वो वाला प्रोसेस अभी नहीं कर रहे। और एट द एंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक कनेक्टर इस्तेमाल करेंगे और सबसे आखिर में हम क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। ठीक है, अब ये बेसिकली यहाँ पर अगर देखें, मैं यहाँ पर एंड लिखता हूँ तो ये एक तरह से गलत भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हमारा प्रोग्राम ही एंड हो रहा हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्विच की स्टेटमेंट एंड हो रही है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगेन एक कनेक्टर का इस्तेमाल कर लेता हूँ जो ये बता रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है, स्विच स्टेटमेंट जो है हमारी वो टर्मिनेट हो गई है। तो इसके अंदर मैं एक और सर्किट बनाता हूँ जो बता रहा है कि ये इस वक्त जो है ना किसी और आगे फर्दर जो है ना, लाइक जैसे भी हमने प्रोग्राम बनाया था तो उसके अंदर हमने क्या किया था कि जैसे स्विच केस खत्म हुआ था तो हमने मेन की बॉडी के अभी हमारे पास कंप्लीट नहीं हुई थी, हमने उसके अंदर भी कुछ स्टेटमेंट लिखी थी और लिखकर उनका एग्जीक्यूट करवा के हमारे पास आउटपुट आई थी। तो अभी आगे वो एग्जीक्यूट होंगे और उसके बाद लास्ट में एंड होगा। और यहाँ पर भी देख लें कि मैंने यहाँ पर ये जोड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पर क्या इनपुट का जो प्रोसीजर है वो सारा अभी बाकी है। तो आपने जो फ्लो चार्ट बनाना है प्रोग्राम के लिए वो इनपुट प्रॉपरली लेनी है जिस तरह मैंने आपको समझाई भी है, और उसके बाद जो स्विच का सेक्शन है वो इस तरह से होगा। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस प्रोग्राम की बात इसको कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल केस एक्सप्रेशन चेक होगा स्विच का, एक्सप्रेशन के बाद केस वन का अगर ट्रू है तो उसका कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। मीन्स ब्रेक, यहाँ ये ब्रेक के लिए मैंने इस्तेमाल किया है तो ब्रेक हो, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक के बाद सीधा क्या आ जाएगा, डायरेक्टली वो यहाँ आ जाएगा। अगर पहला फॉल्स हो जाता है देन क्या करेगा, वो दूसरे केस पे आएगा, इसका कोड ब्लॉक, अगर ये ट्रू हो रहा है तो इसका कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, देन ब्रेक हो जाएगा। और अगर नहीं तो इस पे अप टू सोन जितने भी केसेस है हमारे पास वो सारे चेक करेगा, केस एन तक चेक करेगा। अगर कोई भी ट्रू हो रहा होगा तो उसका कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवा कर, अगर यहाँ पे ब्रेक इस्तेमाल की हुई है, जैसे यहाँ पर भी ब्रेक इस्तेमाल किया हुआ है, यहाँ पर भी ब्रेक इस्तेमाल किया हुआ है, तो वो क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा और डायरेक्टली क्या कर देगा, वो यहाँ पर आ जाएगा, फिर इस सेक्शन का एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये ब्रेक के लिए हमने बताया। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होती तो वो क्या करेगा, ये सेक्शन खत्म हो जाएगा, उस केस में क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा और डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, डिफॉल्ट के सेक्शन पे चला जाएगा। तो डिफॉल्ट पे आएगा, इसका कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा और हमारे पास स्विच स्टेटमेंट जो है वो खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। होप सो आपको समझ आ गया होगा स्विच केस। इसके हवाले से अगर आपकी कोई क्यूरीज हों तो आप मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्यूरीज को आंसर कर सकूँ। बाकी यह है कि असाइनमेंट्स काइंडली लाजमी टाइमली कीजिएगा और साथ के साथ करते रहें ताकि आपको जो है ना एग्जाम्स में प्रॉब्लम ना हो। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लूप्स के साथ मुलाकात होगी, लूप्स डिस्कस करेंगे हम। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।